गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब बच्चे? बढ़िया है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसका शरीर में इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, इसको कितने भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक भाग को कहते क्या है, और इनमें कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित होते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर की यह है ना एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सत्यम पटेल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जो है गवर्नमेंट आईटीआई मार्टिनगंज। क्लियर? तो जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा था, अंदर स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, उनके कितने भाग होते हैं, है ना, और कितनी अंदर स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो सब चीजों को हम लोग डिस्कस किया है। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज नर्वस सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है और कितने भाग होते हैं। क्लियर? ये सब चीजों को हमने डिस्कस करना है। और आप लोग विनम्र निवेदन है, निवेदन कह लीजिए चाहे आदेश कह लीजिए, डायग्राम आपको बनाना है, कॉपी बनानी है, फेयर चेक करवाते रहनी है, ठीक है ना। आलसपन नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, है ना। वेद पुराणों में कहा गया है कि जिसके पास आलसी के पास विद्या कहाँ, आलसी के पास विद्या, जो काम ही नहीं करेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, उसके पास विद्या नहीं होती है ना। अविद्यस्य कुतः धनम, जिसके पास विद्या नहीं है, स्किल नहीं है, वह पैसा नहीं कमा सकता है ना। जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास कुछ करने की ताकत नहीं है ना, ये उसके पास यह चीजें और उसके पास धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज भी जो भी काम करेंगे बिना दिमाग के, बिना सीखे ही आप काम नहीं कर सकते हैं। एक बाल काटने वाला होता है, वो भी उसके पास स्किल होती है, ठीक है ना। और एक चौराहे पर बैठा मोची भी, उसके पास भी जूते सिलने के लिए भी स्किल होती है, कौशल होता है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को अपडेट करिए, कौशल सीखिए, जो भी करना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में आपको कौशल प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आपके पास कौशल रहेगा, विद्या रहेगी, तो आप धन की प्राप्ति कर सकते हो। फिर अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास, आज का बजाना बहुत बेकार है बच्चों, जिसके पास धन नहीं है उसके पास कोई भी मित्र नहीं है। समझ गया ना। एक झोपड़ी वाले से देख लीजिए, जिसके पास गरीब बेचारा है, उसका कोई सहारा नहीं होता है भगवान के अलावा, ठीक है ना। इसीलिए जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र भी नहीं होते, और जिसके पास मित्र नहीं होते उसके पास सुख नहीं होते, वीरान होता है बेचारा, अकेला होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग मेहनत करिए, जिस भी स्किल को सीख रहे हैं, है ना, जिस भी क्षेत्र में आप लगे हैं उस क्षेत्र में आप मेहनत करिए, पैसा कमाइए और सुखी रहिए। क्लियर? तो उसी के अग्री में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये रेडियोलॉजी क्लास है बच्चों। रेडियोलॉजी में हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज जो डीजीजी चलाता है, भारत स्किल, इसको कवर अप करती है। यहाँ पे है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। ये आईटीआई में, ये आईटीआई को चलाती है, स्किल इंडिया चलाती है, ये कौशल वाला का लोगो है। यह सब चीजों को हम लोग डिस्कस किए थे जब आप पहली बार आए थे क्लास में। आप लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी में इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। पहला चैप्टर है यहाँ पे कौशल परिचय, इससे उसमें है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है। रेडियोलॉजी क्लासेस है। रेडियोलॉजी में यहाँ पे कंटेन है बच्चों। सबसे पहले अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या पढ़ना है। अब ऐसे नर्वस सिस्टम में तो बहुत सी चीजें लंबे चले जाए, किसी भी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। जब भी आप कोर्स करने जाते हो, जैसे एसएससी का सिलेबस अलग होता है, यूपी पीसीएस का सिलेबस अलग होता है, आईएएस का सिलेबस अलग होता है, वैसे हमारे पास रेडियोलॉजी का है। रेडियोलॉजी का एक सिलेबस हम लेके चलते हैं बच्चे। क्या लेके चलते हैं? एक सिलेबस हम तैयार करते हैं, उस सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। डीजीटी ने एक सिलेबस निकाला है। तो नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है। पहला चीज हम लोग जर्नल नर्वस सिस्टम देखेंगे, होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कहाँ कौन से महत्वपूर्ण काम करते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम की डिफिनीशन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन पढ़नी है। फिर पढ़ना है फंक्शंस नर्वस सेल एंड नर्वस फाइबर्स को पढ़ना है। नर्वस कोशिकाएं क्या होती है, नर्वस फाइबर क्या होती है, वो चीजों को हम इसके कंटेंट में
पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ना है ना। यहाँ पे CSF ब्रेन्स एंड इस पार्ट्स स्पाइनल कार्ड्स है ना। क्या पढ़ना है? CSF ब्रेन्स पढ़ना एंड ब्रेन्स के पार्ट्स पढ़ना है और स्पाइनल कार्ड्स में हम लोगों को पढ़ना है। फिर होना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। ये सिलेबस है आपका रेडियोलॉजी का सिलेबस, क्लियर। अब जैसे आप हाई लेवल पे जाएंगे, पैरामेडिकल में जाएंगे, वहां का सिलेबस अलग होगा, यहाँ का सिलेबस अलग है, रेडियोलॉजी का है। और यही सेम सिलेबस आपके फिजियोथेरेपी में भी है, सेम का सेम सिलेबस। किसमें है? फिजियोथेरेपी। जो भी फिजियोथेरेपी के बच्चे जुड़े हैं लाइव, सेम सिलेबस है बच्चों, क्लियर। रेडियोलॉजी और नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ना, जो फिजियोथेरेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें भी जब आप फिजियोथेरेपी करेंगे है ना, तो नसों में जो प्रॉब्लम आती है ये इसके माध्यम से ही सॉल्व किया जाता है। इसको हम लोग लंबा चलेगी इसकी क्लासेस, ठीक है ना। जो नर्वस सिस्टम की क्लासेस ये थोड़ी लंबी चल सकती है, मोस्टली 10-15 पार्ट्स आ सकते हैं इसमें, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरे MRI करेंगे सबसे पहले यही मिलेगा, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में मानव तंत्रिका तंत्र, ये वाले पूरा भाग। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिकाएं फैली है, संवेदनशील। ये क्या करते हैं? तंत्रिकाएं जो होती हैं मस्तिष्क को मैसेज भेजती है, क्या करती हैं? मैसेजिंग का काम करती है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जो आता है उसके तरीके से ये काम करती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? पूरी नर्वस सिस्टम फैली हुई है, शरीर में हर जगह नर्वस सिस्टम होती है। मानव तंत्रिका तंत्र शरीर का मुख्य कमांड सेंटर होता है। क्या होता है बच्चों? कमांड सेंटर होता है। तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र शरीर का मुख्य कमांड सेंटर है, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मस्तिष्क से, दिमाग से, रीढ़ की हड्डी से, ये वाली स्पाइनल कार्ड्स है ना, रीढ़ की हड्डी और नसों से मिलकर बना होता है। ये जो जितनी भी प्रकार की नसें हैं, वेसल्स हैं, चाहे लिम्फेटिक हो गई, चाहे ब्लड वेसल्स हो गए, है ना, तो वो नसों से मिलकर बना होता है। यह सोचने, यह जो तंत्रिका तंत्र होती है थिंकिंग की पावर बढ़ाता है, सोचने के लिए काम करती है, महसूस करने, सांस लेने, हृदय की गति, चलने फिरने जैसी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बच्चों। जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम यह किससे मिलकर बना होता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से मिलकर बना होता है। यह शरीर का मुख्य कमांड भाग होता है, कमांड सेंटर होता है। इसी के माध्यम से शरीर चलता है, सोचता है ना, और किसी चीज को महसूस करता है, स्पर्श को महसूस करता है, हवाओं का महसूस इसी के माध्यम से होती है, पानी का महसूस करता है, आग का महसूस होता है, तापमान का महसूस होता है, ठंडी की महसूस होती है। यह किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम से, क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद सांस लेने में हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे वहां पर तंत्रिकाएं थी वहां पर, है ना। सांस लेने में महत्वपूर्ण हृदय की गति और चलने फिरने जैसी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना इसका महत्वपूर्ण काम होता है बच्चों, क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो यह सोचने, महसूस करने, सांस लेने, हृदय की गति और चलने फिरने जैसी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है तथा पूरे शरीर में विद्युत संकेत के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिक मैसेज के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मैसेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक। यहाँ पे कैसे? अब वो नहीं, करंट वाली नहीं विद्युत का बात कर रही है यहाँ, है ना। 440 वोल्ट के झटका गाना भी है ना, लगे वैसे है, यानी नहीं याद आ रहा। तो इसमें क्या होता है? एक मैसेज इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग छूते हैं तो करंट जैसा महसूस होता है ना, उसके माध्यम से वो चीजें मैसेज चली जाती है, ठीक। छूने से लगे तेरे 440 वोल्ट के झटके, वो है ना, एक गाना है। हाँ हाँ, क्या चीज? नहीं नहीं, विवेक नहीं। तो यहाँ पर समझ गए ना, जैसे हम चीजें छूते हैं एक इलेक्ट्रिक मैसेज जाता है। इलेक्ट्रिक मैसेज मतलब विद्युत की तरह काम करता है बच्चों। किस तरह का? विद्युत की तरह काम करता है। अब ये नहीं वहां पे 11,000 वोल्ट दौड़ रही है ना, जैसे हाँ एक करंट जैसी
तो इतनी फास्ट में चलती है ना, वैसे भी ये भी काम करती है। तो यह नियंत्रित करता तथा पूरे शरीर में विद्युत संकेतों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है। क्लियर? जैसे हमारा सेलफोन होता है, बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है ना। लाइट हम स्विच ऑन किए, बल्ब जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम किसी चीज को छूते हैं तो तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, तुरंत मैसेज को, मतलब जो मैसेज छूने वाले मैसेज को तुरंत माइंड में पहुंचा देता है, माइंड उसको रीड करता है हम लोग क्या छुए हैं। अगर ठंडी चीज छुए हैं तो उसको महसूस होता है ठंडा लग रहा है, अगर उष्मा को छुए हैं तो उसको महसूस होता है गर्म है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं प्रभाव हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए नहीं आप तक? क्लियर? कोई कंफ्यूजन बच्चों अगर बता दीजिएगा, जो भी अगर हो डाउट्स। चलिए आगे। फिर तंत्रिका तंत्र के डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह जटिल जाल होता है, शरीर का वह जटिल जाल होता है जो अंगों और मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय मतलब संबंध स्थापित करता है। ये वाले पूरे भाग में मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों, जो अंगों और मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्लियर? इसकी सरल परिभाषा निम्नलिखित है। पहली बात ये भी, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर का वह जटिल जाल होता है, शरीर का वह जटिल जाल होता है ना, शरीर का वह जटिल जाल होता है जो अंगों और मस्तिष्क के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। क्लियर? फिर इसके बाद इसकी सरल परिभाषा क्या है? तंत्रिका तंत्र वह संचार है, क्या होता है? वह एक प्रकार का कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। क्लियर? तंत्रिका तंत्र शरीर का वह संचार और नियंत्रण तंत्र है। क्या है? संचार और नियंत्रण तंत्र। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन, है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज को भेजना, यही होता है कम्युनिकेशन। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना, तो हवा के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, आपको आवाज के माध्यम से। ठीक, जैसे हम फोन पर बात कर रहे हैं तो मोबाइल के द्वारा क्या होता है? संचार हो जाता है। और एक कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बच्चों, उसमें पढ़े प्रोबेबिलिटी में। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल भी क्या होता है? जो हम लोग आप लोगों को मुंह से बता दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये होता है वर्बल। नॉन वर्बल में जो होता है पत्र लिखा जाता है ना, संकेत के माध्यम से। जैसे जिसके पास आवाज नहीं होती है या वोकल कार्ड्स नहीं होते हैं, बोल नहीं पाते, वो कैसे होते? संकेतों के माध्यम से चीजों को समझते हैं, जानते हैं। नहीं समझ पाते हैं तो लिख के बताते हैं, वो नॉन वर्बल में आता है, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन हो। ठीक उसी प्रकार से यह भी काम करता है, संचार कम्युनिकेशन का काम करती है, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का, है ना। अंगों से मैसेज को कहाँ भेजते हैं? माइंड में, माइंड से भेजते हैं। माइंड क्या करता है? उसको रीड करता है, फिर उसको फिर मैसेज देता है अंगों को। जैसे हम लोग अगर आग चाप, मतलब अगर कोई गर्म चीज छूते हैं, हमारी अंगुलियां मैसेज भेजी दिमाग को, है ना, दिमाग क्या क्या है? उसको रीड किया, यहाँ पर हीट है, तो उसने तुरंत मैसेज फिर अंगों को भेजता है, यहाँ पे क्या है? हीट है, यहाँ पर अपनी हाथ हटा लेते हैं, होता है ना यही। जैसे छुए तुरंत बहुत तेज गया कम्युनिकेशन, बहुत तेज हीट लग रही है, तुरंत हाथ पीछे खींच देते, क्योंकि इसने दिमाग उस चीज को, मैसेज को रीड किया कि यहाँ पे हीट ज्यादा है, तापमान ज्यादा है ना, जल रहा है, तो अंग को मैसेज देता है कि यहाँ पे जल रहा है, अपना हाथ पीछे कर लीजिए, अंगुलियां पीछे कर, तभी हम लोग झटक देते हैं तुरंत। क्लियर? ये चीजें होती हैं। संचार और नियंत्रण, कंट्रोल ही का काम वही करता है, अपना कंट्रोल करते हैं तुरंत चीजों को, होता है, जो बाहरी और आंतरिक वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करता है। यही चीजें हम लोग बताया, जो बाहरी और आंतरिक वातावरण से सूचना प्राप्त। आंतरिक में क्या होता है? पेट दर्द किया, तुरंत मैसेज चला जाता है, पेट दर्द कर रहा है, तुरंत तो क्या होगा? तो दवाई खाते हैं, सीधे सही हो जाती है, ये आंतरिक मामला। अब बाहरी में कोई चीज जल रहा है, या गर्मी लग रही है, या ठंडी लग रही है, वो क्या होता है? बाहरी वातावरण, ठीक है ना। चोट लग गई है पैर में, है ना, तुरंत मैसेज जाता है यहाँ, है ना, यहाँ पर चोट लगी हुई है, ब्लीडिंग उत्पन्न होने लगती है, दर्द होने लगता है। ये किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है बच्चों। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? आंतरिक वातावरण सूचनाएं प्राप्त करता है, उन्हें संसाधित करता है, प्रोसेस की बात कर रहा है, उन्हें संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, और पूरे शरीर में गतिविधियों को निर्देशित करता है। अगर चोट लग गई है तो वहां पर क्या तुरंत प्लाज्मा भेज देता है,
है ना, प्लाज्मा भेज देता है, और अगर कहीं चोट लग गई है तो प्लाज्मा भेज देता है। और क्या नाम होता है जो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, प्लेटलेट्स भेज देती है वहां पे रोकने, खून को रोकने के लिए। वही चीज होती है वहां पे, गतिविधियों को निर्देशित करता है। ठीक है ना। फिर चोट लग जाती है, अगर जिस भी एंगल से चोट लगती है, फिर वहां पर हाथ हमारा नहीं जाता। एक बार पता चल जाता है ना यहाँ पे खतरा है, जाते हैं नहीं जाते हैं। यहाँ तो समझ गए। ये पूरा सिस्टम काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम शरीर का वह जटिल जाल होता है जो अंगों और मस्तिष्क के बीच में क्या करता है, एक समन्वय स्थापित करता है ना। तो जो तंत्रिका तंत्र शरीर का वह संचार और नियंत्रण तंत्र होता है जो बाहरी और आंतरिक वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करता है। बाहरी और आंतरिक वातावरण से सूचना प्राप्त करता है। क्लियर। बाहरी और आंतरिक वातावरण समझ गए ना। हाँ, चोट लग गई, ठंडी बरसात गर्मी, है ना, जैसे कोई मार पीट रहा है तो क्या हो जाए, बाहरी आंतरिक में किसी पेट में दर्द हो गया, हाँ वो सब चीजें हो गई, पेट में दर्द हो गया और भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, हृदय में दर्द हो रहा है, ये सब चीजें किसमें, आंतरिक वातावरण होता है। क्लियर। उन्हें प्रोसेस करता है और पूरे शरीर में गतिविधियों को निर्देशित करता रहा, चलाता रहता है ना। फिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, नर्वस सिस्टम का, है ना, साहब का नर्वस सिस्टम का काम, मुख्य कार्य, फंक्शन। पहला काम होता है सूचना ग्रहण करना, सेंसरी का काम करता है। क्या करता है, सेंसरी में महत्वपूर्ण भूमिका, सूचनाओं को ग्रहण करता है। फिर प्रसंस्करण और नियंत्रण, इंटेलिजेंसन, क्या इंट्रीगेशन एंड कंट्रोल। प्रसंस्करण प्राप्त जानकारी संसाधित करना और प्रक्रिया जैसे चलना सुनना बातें करना निर्धारित करता है ना। प्रसंस्करण और नियंत्रित करने का काम होता है। फिर अनैच्छिक क्रियाएं करना होता है, और ऊपर करने को अनैच्छिक क्रियाएं। फिर और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं न्यूरॉन्स और सिनेप्स, है ना। ये आगे का पार्ट है। चलिए, ये मुख्य कार्य इसका क्या होता है, सूचना ग्रहण करना। नर्वस सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है, सूचना ग्रहण करना, प्रसंस्करण, इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल करना, फिर उसके बाद अनैच्छिक क्रियाएं करना। चलो हम लोग पढ़ते हैं सूचना ग्रहण कैसे। इंद्रिय, आंख हमारी कितनी इंद्रिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंद्रिया भी है हमारे पास ना। इंद्रिया, आंख, कान, त्वचा, नाक और त्वचा, ये क्या होती है, इंद्रियां होती है। इंद्रिया कौन कौन सी होती है, आंख होती है, कान होती है ना, त्वचा होती है और नाक। आंख का काम होता है ये देखने का काम होता है। नाक का काम क्या होता है, सूंघने का काम होता है ना, नाक। और कान का काम, नाक वहां पर है बच्चों, है ना। और कान का काम सुनने का, त्वचा का काम महसूस करने होती है। ये होती है इंद्रियां। 4 इंद्रियां हैं हमारे पास। कितनी है, 4 इंद्रियां हैं। क्लियर। यहां पर अभी हमारे पास इंद्रियां कितनी है, 4 इंद्रिय। आंख, कान, नाक और त्वचा के माध्यम से बाहरी वातावरण, शरीर के अंदर जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। समझ गए ना यहाँ पे। तो सूचना ग्रहण करना इंद्रियों के माध्यम से, नर्वस सिस्टम सूचना ग्रहण करता है। इंद्रिया कौन कौन सी है, नाक। आंख से हम बाहरी वातावरण हम देख पाते हैं, है ना। तो जो चीजें देखते हैं तो सीधा कहाँ पहुंचा देती है, मस्तिष्क में पहुंचा देती है। ठीक है ना। आंख क्या करती है, आंख का काम क्या होता है, देखना का काम। तो इसके माध्यम से बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण से चीजों को हम देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, है ना। कुछ लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, हरा दिख रहा है ना। तो यह सब चीजें किस पे पहुंचा देती हैं, मस्तिष्क। तभी हमें पता चलता है ये कैसा है कैसा नहीं है। रंग रूप आकार, रंग रूप आकार प्रकार देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, आंख। दूसरा काम कान का होता है। कान भी एक प्रकार की इंद्रिया होती है। यह भी आवाज को सुनने, है ना, सुनने, जो भी हम लोग सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं या किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनते हैं, वो किसमें पहुंचा देती है, मस्तिष्क में। तभी हम इसको रीड कर पाते हैं। ठीक है ना। तो कान का, नाक का मतलब सूंघना होता है, दुर्गंध आ रही, सुगंध आ रही है ना। दुर्गंध आती है तो तुरंत ही नाक दबाते हैं, नहीं बच्चों, नाक दबाते हैं। अगर दुर्गंध आ रही है नाक दबाते हैं, बहुत बेकार स्मेल आए, तो हम क्या करते हैं, वो तो मस्तिष्क के पास सूचना जाती है, बहुत बेकार दुर्गंध आ रही, सुगंध आ रहे है तो बस
अच्छा लगता है। त्वचा के माध्यम से महसूस होता है गर्मी, सर्दी, बरसात, उष्मा, ये सब चीजें किसके माध्यम से महसूस होता है? त्वचा के माध्यम से। यही होता है इसमें बाहरी वातावरण। अगर त्वचा पे कुछ अगर ज्यादा चोट भी त्वचा पर ही लगती है न, तो उसके बाद दर्द का भी अनुभव होता है। तो यहाँ पर है इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वातावरण और शरीर के अंदर जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। बाहरी वातावरण से जो भी जानकारी है यह इंद्रियां मस्तिष्क तक संदेश को पहुंचाती हैं। क्लियर? दूसरा काम होता है प्रसंस्करण और नियंत्रण, इंटीग्रेशन और कंट्रोल। प्राप्त जानकारी को संसाधित करना, जो भी चीजें हम देखे हैं, सुने हैं, सूंघे हैं अथवा महसूस किए हैं, उसके द्वारा उसको हम क्या करते हैं? संसाधित करते हैं, इंटेलिजेंट करते हैं, उसको संशोधित करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे चलना, बोलना, बात करना, निर्धारित करना। ये चीजें हम लोग अगर कोई चीज सुन रहे हैं, आप हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर भी प्रतिक्रिया हो रही है न। तो यह किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है बच्चों। क्लियर? चलना होता है, कह दिए वहां पर जाना है, कह दिया वहां पर जाना है, हम आपको बोल दिए, आपके कान सुने, मैंने बोला, मैंने आदेश दिया वहां पर जाना है, ठीक है ना? आपने कान सुना और वह कान नर्वस सिस्टम के माध्यम से दिमाग में चला जाता है कि सामने वाला कह क्या रहा है? जाना है ना? फिर वो प्रतिक्रिया करता है, क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, वहां पे चला जाता है? अभी टाइम नहीं है। फिर बातें करना, हम बोल रहे हैं, आप ग्रुप में बातें करते हैं, वो सब चीजें किसके माध्यम से होती है? नर्वस सिस्टम के माध्यम से। क्लियर? निर्धारित करना, ये सब चीजें जो काम होती हैं, महसूस करना, निर्धारित करना, ये सब चीजें काम किससे होती हैं? नर्वस सिस्टम के माध्यम से होती है, मस्तिष्क के माध्यम से होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? समझ में आ रहा है ना? तो यह मुख्य कार्य होता है किसका? तंत्रिका तंत्र का, इनका काम होता है। ठीक? फिर उसके बाद अनैच्छिक क्रियाएं, शरीर को स्वचालित कार्यों जैसे हृदय की गति। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में अंतर होता है। ऐच्छिक क्रिया जो हम आप करते हैं, जैसे बोलना, चालना, चलना, दौड़ना, घूमना फिरना, उठाना, बैठाना, ये क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं। हम करें या ना करें वो हमारी मर्जी है। लेकिन अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय की गति, हाँ रोक देंगे तो रुक जाएंगे आप भी, है ना? अनैच्छिक क्रिया होती है, क्या होती है? हृदय की गति, ये हमेशा चलती है। पाचन और श्वासोच्छ्वास वाली प्रक्रिया क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना? ये क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं। तो यह ऑटोमेटिक कार्य, स्वचालित कार्य जैसे ऑटोमेटिक होती रहती है। हम करें या ना, सो रहे हैं फिर भी ये चीजें चलती रहती है। अगर हम सो रहे हैं, है ना, हृदय की गति भी चलती रहती है, सांस भी लेते रहते, पाचन भी होता रहता है। ये कैसी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं हमेशा चलती रहे। अगर तीनों में से एक भी अगर बंद हुई तो आदमी बंद, खत्म, टाटा बाय बाय, कबूतर उड़ जाएगा ना बच्चों। तो अनैच्छिक क्रियाएं शरीर के स्वचालित कार्यों जैसे हृदय की गति हो गई, पाचन और सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। समझे हैं? हाँ, या तो कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे। अब तंत्रिका तंत्र किसके माध्यम से? ये जो अनैच्छिक क्रियाएं, संदेश को ले जाना, प्रोसेस करना, कंट्रोल करना, ये दो चीजों के माध्यम से निर्धारित होती है। पहला होता है न्यूरॉन्स और दूसरा सिनेप्स होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के क्या होते हैं? भाग होते हैं। चलिए ऊपर करना, एक मिनट, यह डायग्राम है कहीं, अरे और आगे, हाँ यहाँ पे कहाँ गया? स्नैप्स और कहाँ था? ये होता है स्नैप्स होता है, और एक बार था न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ये वाला भाग होता है, ये पूरा न्यूरॉन सिस्टम है ना? ये क्या है? पूरा न्यूरॉन्स है। अब ये स्नैप्स और न्यूरॉन्स को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे भी डिटेल्स में, थोड़ा सा जर्नल हम बात कर रहे हैं इसमें। इन्हीं ये वाला पूरा भाग क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। ये इसके पार्ट्स होते हैं, स्नैप्स और जो भी है एक्सॉन, कोर, है ना, ये सब की क्या होते हैं? उसके भाग होते हैं। आगे भी इसका डिटेल में है इसका। तो ये वाला भाग क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है बच्चों,
है ना, ये क्या होता है, न्यूरॉन्स। इसी के माध्यम से संदेश को मस्तिष्क के माध्यम से पहुंचता है ना। जो भी मैसेज है इसी के माध्यम से माइंड तक जाता है, फिर उसको माइंड इसको प्रोसेस करके फिर इन्हीं को भेजता है, तब ये अंगों को प्रेरित करते हैं कुछ काम को करने के लिए, है ना, प्रतिक्रिया करने के लिए यही प्रेरित करते हैं। चलिए, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से काम करता है। तंत्रिका तंत्र किसके माध्यम से काम करता है, न्यूरॉन्स के माध्यम से काम करता है। किसके माध्यम से काम करता है बच्चों, न्यूरॉन्स के माध्यम से, याद रहेगा ना, ये बहुत जार एग्जाम है। तंत्रिका तंत्र का मूलभूत इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है, न्यूरॉन्स होती है। जैसे पूरे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है ना। ठीक उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी न्यूरॉन्स। क्लियर। तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से काम करता है, जो विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजता है ना। इलेक्ट्रीशियन वाले अपना मत समझ लेना, 4000 वोल्ट वाला है। तो विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करके संदेश को भेजते हैं। आगे यहाँ पर मिले कौन कौन से विद्युत संकेत होते हैं, कौन से रासायनिक संकेतों के माध्यम से इसको कैसे भेजा जाता है। क्लियर बच्चों। तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं भी बोलते हैं। नर्वस सेल हमारे सिलेबस में है, नर्वस सेल है ना, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से काम करता है, जो विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करके संदेश को भेजते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है, जो माइलिन शीथ नामक परत से ढकी होती है। किसके माध्यम से, माइलिन शीथ नामक परत से ढकी होती है, जो संकेतों को गति देती है, गति को तेज करती है, जो संकेत की गति को क्या होती है, तेज करती, स्पीड को बढ़ाती है ना। माइलिन शीथ क्या करती है, माइलिन शीथ मैसेज की स्पीड को एक्सेलरेट कर देती है, बढ़ा देती है ना। डायग्राम लगा, माइलिन शीथ ये वाला भाग, माइलिन शीथ ये वाला भाग जो होती है, ये होता है न्यूरॉन्स होता है। ये माइलिन शीथ होती है, यह काम करती है, यह जो भी मैसेज हम लोग भेजते हैं या मैसेज रिसीव करती है तंत्रिका तंत्र, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है ना। अगर यही डैमेज हो जाए तो हाथ जल जाए, कुछ महसूस होगा ही नहीं करेंगे ना। यहां समझ गए ना, तंत्रिका तंत्र मूलभूत इकाई होती है, जो माइलिन शीथ नामक परत से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, माइलिन शीथ नामक परत से ढकी होती है। अब माइलिन शीथ जो होती है, यह काम क्या करती है, यह मैसेज के गति को तीव्र कर देती है, बढ़ा देती है ना। मैसेज की गति को क्या कर देती है बच्चों, बढ़ा देती है। क्लियर। फिर सिनेप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान जहां रासायनिक संदेश वाहकों न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संकेत स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का क्या होता है, स्थान होता है, जहां रासायनिक संदेश वाहकों जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संकेत को स्थानांतरित होते हैं। ये होता है सिनेप्स, है ना। सिनेप्स क्या होता है, यह दोनों न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है ना। पीछे करना, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, जहां रासायनिक संकेत वाहक न्यूरोट्रांसमीटर यही लगे होते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर यही लगे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर ये जो होते हैं संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने का काम यही करते हैं। ठीक है ना। यह क्या करते हैं, ट्रांसमीटर का काम करते हैं। जो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, जहां रासायनिक संदेश वाहकों इसको बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी बोला जाता है, द्वारा संकेत को स्थानांतरित करते हैं, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। ये वाला भाग पीछे कर, ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर
मीटर। इसी के माध्यम से संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना सब? अब पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? न्यूरॉन्स। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, है ना, नर्वस सेल इसको बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे? नर्वस सेल बोलेंगे, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स। कंफ्यूज तो नहीं, न्यूरॉन्स और नर्वस कोशिकाएं एक ही होती है, ठीक है ना। नर्वस सेल ये तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो पूरे शरीर में विद्युत, रासायनिक, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं बच्चों? न्यूरॉन्स जो होती है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। तंत्रिका तंत्र मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो पूरे शरीर में विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती है। किसका? सूचनाओं को, मैसेज का संचार करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। अंगों से संचार, जो भी मैसेज होता है अंगों से मस्तिष्क तक भेजती है, मस्तिष्क से फिर से उस मैसेज को अंग तक ले जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? संचार करती है। ये उत्तेजनी कोशिकाएं मस्तिष्क, ये कैसी होती है? उत्तेजनी कोशिकाएं, है ना। उत्तेजनी कोशिकाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। परिधीय जो चारों ओर फैली रहती है ना। ये कैसी उत्तेजनी कोशिकाएं होती है? हाइपोटेनियस होती है ना, बहुत तेजी से उत्तेजित हो जाती है। तो उत्तेजी कोशिकाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। न्यूरॉन्स के तीन मुख्य भाग होते हैं। न्यूरॉन्स के तीन मुख्य भाग होते हैं बच्चों। न्यूरॉन्स के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट्स, क्या लिखा है? डेंड्राइट्स ना, डेंड्राइट्स और कोशिकाएं, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, और सोमा बोला जाता है। कोशिकाएं क्या बोला जाएगा? सोमा सेल या बॉडी बोला, सेल बॉडी भी बोला जाता है। कोशिकाएं क्या होता है? कोशिकाएं क्या होता है? सोमा या सेल बॉडी बोला जाता है। और एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष क्या होता है? तंत्रिकाक्ष एक्सॉन कहा जाता है, जो सिग्नल प्राप्त करता है। तंत्रिकाक्ष क्या करता है? सिग्नल प्राप्त करता है, मैसेज रिसीव करता है। तंत्रिकाक्ष क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है। न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला कौन होता है? डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स। दूसरा होता है सोमा, तीसरा नंबर होता है कौन? एक्सॉन। ठीक, कोई दिक्कत? एक्सॉन, सोमा या सेल बॉडी या डेंड्राइट्स। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल प्राप्त करता है, संसाधित करने और भेजने का कार्य करता है। क्लियर? एक्सॉन क्या काम करता है? सिग्नल, मैसेज प्राप्त करता है। बाहरी वातावरण से है तो आंतरिक वातावरण से सिग्नल प्राप्त करता है, उसको संसाधित करता है, प्रोसेस करता है ना। फिर उसके बाद उसे भेजने का काम, ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? फिर तंत्रिका तंत्र, जिसे हम तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, थोड़ी जर्नल है ना, मोटा मोटी में। तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण कोशिका होती है। न्यूरॉन्स जो होती है सबसे जटिल और महत्वपूर्ण कोशिका होती है। क्यों? क्योंकि यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तंत्रिका तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर? यहां तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसको, यहां तक समझ गया ना। न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन से? डेंड्राइट्स, सोमा या सेल बॉडी होता है, और एक्सॉन। सोमा या सेल बॉडी को क्या बोला जाता है? कोशिकाएं बोला जाता
है ना। एक्सॉन को क्या बोला जाता है? तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। तंत्रिकाक्ष का काम क्या होता है? सूचना प्राप्त करना या सिग्नल प्राप्त करना, उसे संसाधित करना और भेजने का काम करता है। याद रहेगा ना बच्चों? चलिए आगे। ये हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए डेंड्राइट्स, इसे दुम्ब्रांच भी बोला जाता है ना। डेंड्राइट्स क्या बोला? दुम्ब्रांच। ये वाला भाग होता है तो क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है। ये न्यूरॉन्स का भाग है बच्चा, ये न्यूरॉन्स का भाग है ना पूरा। इसके 3 भाग होते हैं। पहला डेंड्राइट्स होता है ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? कोशिकाएं, बॉडी है इसकी, है ना। थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सॉन। एक्सॉन क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष, ये वाला भाग। यही क्या करता है? सिग्नल को भेजता है ना। सिग्नल को रिसीव करता है, उसको भेजता है, संसाधित करता है, उसे आगे भेजता है। ठीक। न्यूरॉन्स को डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन, ये अभी ये जितने भी पढ़े हैं, मिलियन सीट भी पढ़ने हैं, सीक्वेंस सेल पढ़ना है, एक्सॉन टर्मिनल्स भी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे न्यूक्लियस भी, केंद्र क्या होता है, ये आप सब पढ़ेंगे जितने भी हैं। न्यूरॉन्स के भाग होते हैं डेंड्राइट्स, सोमा, मिलियन माइलिन सीड्स पढ़ना है। और इसके बाद एक्सॉन क्या होता है? नोड ऑफ रेनवियर, है ना। रेनवियर भी पढ़ना है और एक्सॉन टर्मिनल भी पढ़ना है। ये सब चीजें पढ़नी है। क्लियर? मेनली न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं बच्चों। न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन। ठीक। सोमा, न्यूरॉन, सोमा और एक्सॉन। याद रहेगा ना कहाँ पाया जाता है? और ये वाली परत जो होती है, ये क्या होती है? मिलियन सीड्स होती है ना, जो सिग्नल की ताकत को बढ़ा देती है ना। तेजी से जो मैसेज होता है उसको तेजी से ट्रांसमिट करने का काम कौन करती है? मिलियन सीड करती। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। चला आगे। विस्तृत संरचना पढ़ना है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स की विस्तृत संरचना पढ़नी है ना। न्यूरॉन्स एक विशिष्ट न्यूरॉन में निम्नलिखित भाग होते हैं, है ना। निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला कोशिका काय, सोमा या सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट, तीसरा होता है एक्सॉन। क्लियर? ये चीजें हम और आगे करते थोड़ा और आगे। फिर उसके बाद मिलियन न्यूरॉन्स पढ़ना है, तंत्रिका एक्सॉन टर्मिनल पढ़ना है, सिनेप्स पढ़ना है ना। ये चीजें, इतनी चीजें को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिर कोशिका सोमा या न्यूरॉन्स का केंद्रीय भाग होता है। सोमा क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। न्यूरॉन्स का केंद्रीय भाग होता है जिसमें केंद्रक, न्यूक्लियस और कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्लियर? उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। या न्यूरॉन्स का केंद्रीय भाग होता है। सेल बॉडी या सोमा क्या होती है? न्यूरॉन्स का केंद्रीय भाग होता है जिसमें केंद्रक क्या पाए जाते हैं? केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना। कोशिकाएं जैसे माइक्रोकांड्रिया हो गया, अल्जीबाजी, राइबोसोम, जब हम लोग पढ़े थे कोशिका में, है ना, वहां पे बात था। आगे करना है ये वाला भाग। सोमा क्या होता है? यह न्यूरॉन्स का बीच वाला भाग होता है ना। न्यूरॉन केंद्रीय भाग होता है जिसमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं जो कोशिका की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। कोशिका की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? कोशिका कहाँ है? क्लियर? आगे भी अभी इसको भी एक्सरे करेंगे, इसका भी एमआरआई करेंगे, टेंशन ना लेना। इसमें भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। यह न्यूरॉन्स का केंद्रीय भाग होता है जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग होते हैं जो कोशिका की उपापचय को नियंत्रित करते हैं। डेंड्राइट्स या कोशिका के निकलने वाली शाखाएं होती हैं। कोशिका काय से निकलने वाली क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं। डेंड्राइट्स क्या होती हैं? कोशिका काय से निकलने वाली शाखाएं होती हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स या रिसेप्टर्स को रिसेप्टर से संकेत प्राप्त करती हैं। हाँ, समझ गए ना। यह कोशिका से निकलने वाली शाखाएं होती हैं। डेंड्राइट्स क्या होती है बच्चों? कोशिका से निकलने वाली, ऊपर करना,
ये डेंड्राइट्स होती है। ये क्या होती है? डेंड्राइट्स। यह सोमा से निकलने वाली शाखाएं होती हैं, पेड़ की शाखा की तरह होती है। वृक्षों की शाखा देखो ना, एक डाली से दूसरे डाली काम करती है। यह इसका काम क्या होता है? यह दूसरे रिसेप्टर्स या दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को प्राप्त करती है। ठीक है ना? यहाँ पर जो दूसरे न्यूरॉन्स या रिसेप्टर से संकेत प्राप्त करती है, कौन? डेंड्राइट्स। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? डेंड्राइट्स देखिए। फिर तंत्रिका अक्ष। तंत्रिका यह लंबा फाइबर जैसा हिस्सा होता है जो संकेत को कोशिका से दूर दूसरे न्यूरॉन्स या मांसपेशी तक पहुंचाता है। यह लंबा फाइबर जैसा हिस्सा होता है। यह लंबा फाइबर जैसा हिस्सा होता है, ये वाला भाग है ना, एक्सॉन कहलाता है। ये वाला भाग क्या होता है? एक्सॉन होता है। अब इसी के ऊपर होता है क्या? मिलियन शीथ होता है ना? समझ गए ना? तो यह फाइबर, यह एक लंबा फाइबर जैसा हिस्सा होता है जो संकेत को कोशिका काय से दूर दूसरे न्यूरॉन्स या मांसपेशी तक पहुंचाता है ना? जो सिग्नल को यहाँ पे ये एक ही न्यूरॉन्स है, लाखों संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। एक सिग्नल प्राप्त किया, इसी के माध्यम से दूसरे इधर से ट्रांसमिट होता है, इसी से इधर से रिसीव होता है और इधर से ट्रांसमिट होता है। ये काम क्या करता है? डेंड्राइट्स क्या काम करता है? यह सिग्नल से प्राप्त करता है ना बच्चों, दूसरे न्यूरॉन्स या रिसेप्टर से सिग्नल को प्राप्त करता है। फिर यहाँ आता है सिग्नल, ये क्या करता है? उस सिग्नल की ताकत को बढ़ा देता है, यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पे फिर आ जाता है ये वाला भाग, यहाँ से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? नहीं समझे? ये डेंड्राइट जो होता है पास वाले न्यूरॉन से सिग्नल प्राप्त करता है ना? फिर ये सिग्नल कहाँ जाता है? तंत्रिका अक्ष में एक्सॉन। एक्सॉन उस सिग्नल को या उस मैसेज को आगे की तरफ भेजता है, इस वाले भाग से सिग्नल दूसरे वाले न्यूरॉन्स में पहुंच जाता है। ठीक है ना? एक पीछे पीछे यहां देखिए, यह लंबा फाइबर जैसा हिस्सा होता है जो संकेत को कोशिका काय से दूर कोशिका काय से दूर, कोशिका काय से मतलब सोमा या सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन्स या मांसपेशी तक पहुंचाता है। क्लियर? आगे फिर माइलिन म्यान या एक्सॉन्स अक्षतंतु, भयंकर इंद्रिय है एक्सॉन। अक्षतंतु के चारों ओर सुरक्षात्मक परत होती है जो संकेत की गतिविधियों को बढ़ाती है ना? यह जो होता है अक्षतंतु, एक्सॉन की बात हो रही है, तंत्रिकाक्ष की बात हो रही है ना? अक्षतंतु आएगा या तंत्रिकाक्ष आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्सॉन ही है ना? तो कई अक्षतंतु या एक्सॉन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होती है। क्या होती है? एक सुरक्षात्मक परत होती है ना? माइलिन शीट्स जो होती है, ये इसी की बात हो रही है, पीछे करना। माइलिन म्यान या माइलिन शीथ बोला जाता है, शीथ है ना? माइलिन शीथ या माइलिन म्यान जो भी है। अच्छा, म्यान जो होती है तलवार के जो ऊपर, याद करिए म्यान, हाँ, जिसमें तलवार को रखा जाए उसे म्यान बोलते हैं। ये कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। ठीक है ना? म्यान क्या करती है? उस तलवार को चारों ओर से ढकी रहती है, सुरक्षा रखती है। समझ गए ना? क्या खा रहे हैं? अच्छा, दवाई। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दवाई खा भी करोगे, खा दो। अगर एक्सरसाइज का मतलब है देखभाल, अगर अपनी बॉडी की देखभाल नहीं करोगे तो बीमारियां होती रहेंगी, है ना? कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो? हैं? तब ठीक है। 7 बजे? 4 बजे? 4 बजे क्या करते हो? 4 बजे उठते हैं? रनिंग करते हो? बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर कल ट्रॉफी जीत के आना है। नहीं फिर हम बतौबो करेंगे 4 बजे, फिर कहेंगे 7 ही बजे उठते हो तो। हाँ, जीत के आना है ना? कल यहाँ पॉलिटेक्निक फूलपुर में है ना, एनुअल स्पोर्ट है, वहाँ पे हमारे ITI वाले जा रहे हैं बच्चे।
हमारी वॉलीबॉल की टीम जा रही है, क्रिकेट की टीम जा रही है, और चेस की भी जा रही है ना? और किसकी है? वॉलीबॉल, चेस, क्रिकेट, लूडो भी कुछ लोग कर रहे हैं, सुडोको भी खेल रहे हैं, रनिंग में भी 3-4 बच्चे पार्टिसिपेट किए है ना? पंचम लहरा के आना बच्चों, आप लोगों से मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है ना? इस तरीके से जैसे तलवार में म्यान भरी होती है ना, तो म्यान क्या करती है, उस तलवार को सुरक्षा देती है, ठीक उसी प्रकार से मलियन म्यान होती है ना? माइलिन म्यान होती है, यह कई अच्छे तंत्र के चारों ओर सुरक्षात्मक परत होती है जो संकेत को गति प्रदान करती है, गति बढ़ाती है, सिग्नल की ताकत को बढ़ा देती है, एम्पलीफाई कर देती है, एम्पलीफायर का काम करती है। समझ गए ना? यहाँ पे माइलिन म्यान का काम क्या होता है? यह जितने भी अच्छे तंत्र या एक्सॉन के चारों ओर की एक सुरक्षात्मक परत होती है जो संकेत की गति को बढ़ा देती है। फिर तंत्रिकाक्ष सिरा, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन के अंत में एक स्थित ये संरचनाएं एक दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन के अंत में स्थित ये संरचनाएं जो टर्मिनल होती है, क्या होती है? प्रकार की संरचनाएं होती हैं। यह काम क्या कर दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ मिलकर सिग्नल को ट्रांसफर कर देती है। क्लियर? सिग्नल का ट्रांसफर कहां पर होता है? पीछे पीछे इसके माध्यम, ये है ना एक्सॉन टर्मिनल। ये काम क्या करती है? यह न्यूरॉन्स के ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ मिलकर सिग्नल की ताकत को, मतलब सिग्नल को ट्रांसफर कर देती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देती है। सिग्नल रिसीव कहां पर होता है? रिसीव होता है यहाँ पे डेंड्राइट के पास, है ना? डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होता है ना? यहाँ से सिग्नल की ताकत को बढ़ा देता है। अब कहा है कि कहाँ है? सिग्नल रिसीव होता है डेंड्राइट्स के पास। कहाँ पर होता है? डेंड्राइट्स के पास। और एक्सॉन जो होता है उस सिग्नल को आगे की बढ़ा देता है, फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है दूसरे न्यूरॉन्स में। यही सीधा काम चलता रहता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत बच्चों? चलो आगे और आगे स्नैप्स ना, स्नैप्स दो न्यूरॉन के बीच की संरचनात्मक संचार बिंदु होता है बच्चों। सिनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का संचार बिंदु होता है जहां से रासायनिक संकेत के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता है। स्नैप जो होता है ये वाला भाग, सबसे आगे वाला, सबसे आगे वाला ये वाला भाग होता है। क्या होता है? स्नैप होता है, सिनैप्स होता है। क्या होता है? स्नैप। इसी के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन्स में रासायनिक क्रिया के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पीछे करना है ना। स्नैप समझ गया ना? स्नैप न्यूरॉन्स के बीच का वह संचार बिंदु जहां से रासायनिक संकेत के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से, रासायनिक संकेत न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करता है? सिनैप्स करता है। इसी के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है ना? फिर कोशिकाएं, सोमा की अब पढ़ेंगे बच्चों, एक एक पढ़ेंगे अब डिटेल्स में, थोड़ा सोमा को पढ़ेंगे। ठीक है ना? सोमा कोशिकाएं या सोमा सेल बॉडी को क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिकाएं, सेल बॉडी या सोमा, द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सोमा जो होता है पूरी न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है। क्या होता है? सेल बॉडी या सोमा द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये कोशिका को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? सोमा करता है या सेल बॉडी करता है। कोशिका काय या सोमा तंत्रिका कोशिका का मुख्य गोलाकार भाग होता है जिसमें केंद्रक, न्यूक्लियस और अधिकांश अंगकाय और ऑर्गन्स जैसे माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
है ना, निस्ल बॉडी या लाइसोसोम स्थित होती है। ये सब चीजों को हम लोग सेल में पढ़े थे डिटेल्स में ना। तो ये सब किस में पाए जाते हैं? आपको सेल बॉडी में पाए जाते हैं। यह सेल बॉडी क्या करती है? पूरी न्यूरॉन्स को कंट्रोल करती है, संदेश को कंट्रोल करने का काम करती है। कोशिका काय या सोमा तंत्रिका कोशिका का मुख्य गोलाकार भाग होता है। क्या होता है बच्चों? मुख्य गोलाकार भाग होता है, जिसमें केंद्रक न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, और अधिकांश अंगकाय जैसे माइक्रोकार्डिया है ना, राइबोसोम, गाल्जी काय, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निस्ल बॉडी जिसे बोलते हैं, और लाइसोसोम स्थित होते हैं। अब इसका काम क्या होता है? हम लोग सेल में पढ़ लिए थे, ठीक। फिर कोशिका शरीर या सोम, कोशिका सेल बॉडी की बात हो रही है। सेल बॉडी, इसको हिंदी में क्या बोले? कोशिका शरीर बोलेंगे ना। सेल बॉडी या सोमा को कोशिका का केंद्र के पास स्थित गोलाकार क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां से नाभिक स्थित होता है। जहां पर क्या होता है? नाभिक स्थित होता है। क्या यार बार बार जहां नाभिक स्थित होता है, जिसमें विभिन्न अंग होते हैं, कौन कौन से? राइबोसोम, गाल्जी का, रफ एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, है ना, ये सब स्थित होते हैं जो अनुवांशिक अभिव्यक्ति, प्रोटीन संश्लेषित तथा ऊर्जा उत्पाद करते हैं। ये काम क्या करते हैं? अनुवांशिक अभिव्यक्ति प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अनुवांशिक अभिव्यक्ति का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। फिर उसके बाद ऊर्जा उत्पाद करता है। माइक्रोकार्डिया क्या होती है? ऊर्जा का घर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, आवश्यक कोशिकीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। ये जो होता है पूरी कोशिका के न्यूरॉन्स को संचालित करने का काम करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करना हो गया ना, ऊर्जा उत्पादित करना होता, ट्रांसमीटर में उसको बढ़ाने का काम, सिग्नल की ताकत को बढ़ाने का काम भी करती हैं ये, ठीक। समझ में आ गया सेल बॉडी का काम? ये वाला भाग इसमें देखना, यहाँ पे माइक्रोकार्डिया न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये माइक्रोकार्डिया होगा, लाइसोसोम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बीच वाला भाग हो गई। बाहरी वाला क्या होता है? स्मूथ होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब कड़ी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये होती है लाइसोसोम हो गए यहाँ पे, ठीक। बाकी क्या हो है? डेंड्राइटिक सरफेस हो गई यहाँ पे, माइक्रोकार्डिया जो भी होती है, ये सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये वाला भाग, ये गोलाकार वाला भाग होता है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये पूरा वाला भाग क्या होती है? सेल बॉडी होती है। क्या होता है बच्चों? सेल बॉडी होती है। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों? पूछ लीजिएगा। फिर डेंड्राइट्स हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेंड्राइट ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है वृक्ष, है ना। डेंड्राइट्स क्या होता है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? वृक्ष। डेंड्राइट्स एक शाखाओं वाला साइटोप्लाज्मिक भाग होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक भाग होता है। डेंड्राइट्स क्या होता है? यह शाखाओं वाला एक साइटोप्लाज्मिक भाग होता है, जहां या जो तंत्रिका कोशिकाओं से निकलता है। कहां से निकलता है? तंत्रिका कोशिका से निकलता, तंत्रिका कोशिका से निकलता है, सेल बॉडी से निकलता है। ये कहां से निकलता है? सेल बॉडी से निकलता है, या तो सोमा से निकलता है। डेंड्राइट्स कहां से निकलता है? सोमा से निकलता है। और अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से प्राप्त विद्युत रासायनिक उत्तेजना को उस न्यूरॉन के कोशिका शरीर सोमा तक पहुंचाता है। जो अन्य न्यूरॉन से सिग्नल प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को, है ना, सोमा तक पहुंचाने का काम करता है बच्चों। क्लियर? यहां पर देखिएगा, जो अन्य तंत्रिका कोशिका से प्राप्त विद्युत रासायनिक उत्तेजना, रहने बंद कर दो, बहुत धारी है ना। तो उसमें हम लोग क्या समझ रहे थे अभी? हाँ, अन्य तंत्रिकाओं या कोशिका से प्राप्त विद्युत रासायनिक उत्तेजना, विद्युत रासायनिक सिग्नल को उस न्यूरॉन्स की कोशिका शरीर मतलब सोमा की बात हो रही है ना, सेल बॉडी, उस न्यूरॉन के सेल बॉडी या सोमा तक पहुंचाता है, जिसे यह डेंड्राइट्स निकालता है,
निकालता है। डेंड्राइट से ये चीजें निकलती हैं, कहाँ पहुंचता है, सेल बॉडी में होती है, सोमा तक पहुंचता है। अधिकांश न्यूरॉन संकेत प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट्स उन्हें भेजने के लिए एक्सॉन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले बता दिया है ना, जो भी संकेत को प्राप्त करने के लिए न्यूरॉन संकेत प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट्स का उपयोग करता है। सीधी सी बात है, डेंड्राइट से संकेत आते हैं, है ना। डेंड्राइट सिग्नल को ग्रहण करता है और एक्सॉन संकेत को भेजता है। ठीक, रिसीव करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट्स, और ट्रांसमिट करने का काम एक्सॉन करता है, उपयोग करता है। इनमें से किसी भी प्रक्रिया क्षतिग्रस्त होने पर कार्य क्षमता समाप्त हो जाएगी। अगर डेंड्राइट्स खत्म तो नर्वस सिस्टम खत्म, है ना, एक्सॉन खत्म तो नर्वस सिस्टम खत्म। अगर दोनों प्रक्रियाओं में से कोई एक डिस्टर्ब हुआ तो दोनों खत्म, समझिए ना। तो कार्य क्षमता समाप्त होता है। चूंकि परिपक्व तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन को आमतौर पर कार्य क्षमता समाप्त नहीं होती है। ये क्या होती है, इसकी क्षमता समाप्त नहीं होती है ना। परिपक्व तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन को आमतौर पर बदला नहीं जाता है। क्या होता है, बदला नहीं जाता है। न्यूरॉन्स को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्षतिग्रस्त एक्सॉन या डेंड्राइट्स वाले न्यूरॉन्स को कार्य क्षमता पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मरम्मत मार्ग विकसित हुए हैं। अरे इसको दवाइयों के माध्यम से या किसके माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से या तो सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। एक्सरसाइज के माध्यम से इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना। कहा गया है डेंड्राइट्स या न्यूरॉन्स को कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मरम्मत मार्ग को विकसित किया गया है, रिपेयरिंग वाले मार्ग को विकसित किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ तो समझ गए ना। ये डेंड्राइट्स, ये वाला भाग, ये वाला सिग्नल से प्राप्त करता है, सिग्नल को प्राप्त करके कहाँ भेजता है, न्यूरॉन्स में भेजता है, न्यूक्लियस के पास भेजता है ना। फिर उसके बाद आगे सिग्नल चला जाता है। न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी से सोमा हो गए, फिर एक्सॉन एंड हिलोक्स हो गई, फिर उसके बाद होता है माइलिन शीट्स हो गई, फिर नोड्स ऑफ रेनविली जो भी है। अब फिर यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इसको, क्लियर बच्चों। ये डेंड्राइट्स वाला भाग खत्म हो गया, आगे करिए। फिर एक्सॉन तंत्रिकाक्ष, क्या पढ़ना है बच्चों, एक्सॉन, टाइम देखा ना, टाइम एक्सॉन है 11:30 12 बजे तक पढ़ते हैं, है ना। एक्सॉन क्या होता है, तंत्रिकाक्ष, जिसे अक्षतंतु भी कहा जाता है। एक्सॉन को क्या बोला जाता है, अक्षतंतु भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका एक लंबा पतला बेलनाकार भाग होता है। यह जो होता है एक्सॉन क्या होता है बच्चों, एक्सॉन एक लंबा पतला बेलनाकार भाग होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका का है, सोमा से विद्युत आवेगों, है ना, एक्शन प्रोटीन, मतलब कोशिकाएं विद्युत आवेगों को दूर ले जाकर अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाने का काम होता है। तंत्रिकाक्ष का काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य कोशिका या सोमा से प्राप्त सिग्नल को, विद्युत आवेग को, सोमा से प्राप्त विद्युत आवेग या विद्युत आवेग को दूर ले जाकर अन्य न्यूरॉन्स में, दूसरे न्यूरॉन्स तक भेजने का काम होता है, या अंश मांसपेशी और ग्रंथियों तक पहुंचाने का काम करता है एक्सॉन। ये महत्वपूर्ण काम करता है, इसलिए कैसे, यह सोमा से प्राप्त विद्युत संकेतों को, है ना, ग्रहण करके दूसरे न्यूरॉन्स या मांसपेशियों या अंगों तक पहुंचाने का काम करता है बच्चों। क्लियर, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। फिर संकेत, इसका मुख्य कार्य संकेत संचरण या कोशिका से प्राप्त विद्युत सूचनाओं को शरीर के अन्य हिस्सों तक प्रसारित करता है। पहला काम हो गया संकेत, सिग्नल ट्रांसमीटर का काम करता है कौन, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। यह कोशिका काय से प्राप्त विद्युत सूचनाओं को शरीर के अन्य हिस्सों तक प्रसारित करता है।
फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचने पर विद्युत संकेत रसायनों के रूप में सिनेप्स में छोड़ते हैं। यहाँ पर ये जो होता है तंत्रिका विद्युत संकेत प्राप्त करता है। अब विद्युत संकेत इसमें पहुंचने, एक्सॉन में विद्युत संकेत पहुंचने पर विद्युत संकेतों को रासायनिक रूप में परिवर्तित करता है। किसके रूप में? केमिकल के फॉर्म में, ठीक है ना। केमिकल, यहाँ देखो एक्सॉन टर्मिनल पहुंचने पर, एक्सॉन टर्मिनल की बात हो रही है जहां अंतिम वाला भाग होता है ना, वहां पर विद्युत संकेत पहुंचने पर उसे उस संकेतों को रासायनिक रूप में सिनेप्स रासायनिक रूप में बदल देता है। किसमें बदल देता है? रासायनिक रूप में बदलकर सिनेप्स में छोड़े जाते हैं, जिससे सूचना अगले न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। टर्मिनल के पास केमिकल के फॉर्म में छोड़ देते हैं, है ना। अब टर्मिनल क्या करता है? दूसरे न्यूरॉन्स तक, दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में वहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पीछे करना 1 मिनट। यहाँ पर ये वाला भाग होता है टर्मिनल, है ना। यहाँ से ये वाला भाग, यहाँ से क्या आता है? विद्युत आवेग आता है। अब इस विद्युत आवेग को रासायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? केमिकल के फॉर्म में टर्मिनल पर भेजता है। जब टर्मिनल पर चला, फिर दूसरे वाला भाग अगर कहीं जुड़ा होगा वहां पे डेंड्राइट्स के पास क्या होता है? डेंड्राइट्स के पास केमिकल के फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन में भेज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर समझिएगा, इसी के पास ये वाला है, हेड वाला भाग है, ये वाला टेल वाला भाग है ना। अब इस वाले हेड वाले भाग से यहाँ पर भी तो एक न्यूरॉन जुड़ा होगा न। अब यहीं से जुड़ा होता है, अब यहीं से क्या होता है? अगले न्यूरॉन्स में चला जाता है। डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स यहाँ होगी, है ना, एक डेंड्राइट्स यहाँ होगी। अब यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, इसमें चला जाएगा यहाँ पर। तो फिर यही प्रक्रिया लगातार ट्रांसमिट रिसीव करके होती चली रहती है, ठीक ना। फिर हो जाता दूरी तय करना। एक्सॉन बहुत लंबे हो सकते हैं, जैसे पैरों तक जाने वाली साइटिक नर्व का एक्सॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। कितने मीटर तक? 1 मीटर तक। 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। मिलीमीटर कहाँ लिखा है? हाँ, उससे भी लंबा हो सकता है। जैसे एक्सॉन बहुत लंबे हो सकते हैं, जैसे पैरों तक जाने वाली साइटिक नर्व। पैरों तक जाने वाली क्या होती? कौन सी नर्व होती है? साइटिक नर्व। साइटिक नर्व जो होती है 1 मीटर से लंबी हो सकती है। 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है, हो सकता है, जो दूरस्थ अंगों के बीच संचार सुनिश्चित करता है। दूर वाले अंग, जैसे सिर वाला भाग होता है, पैर में अगर कोई चोट लगती है, दूरस्थ हो गया ना वो, तो वो कौन से ये साइटिक नर्व के माध्यम से उसको सही होती है, मैसेज प्राप्त कर सकती है। तो एक्सॉन बहुत ही लंबे हो सकते हैं, जैसे पैर तक जाने वाली साइटिक नर्व का एक्सॉन 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, जो दूरस्थ अंगों के बीच संचार सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। संचार सुनिश्चित करता है दूसरस्थ अंगों, जैसे हाथ वाला हो गया, उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियों के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है, ठीक है ना। इसका एक्सॉन लंबा भी हो सकता है, ठीक। ये वाला भाग होता है, ये क्या होता है? बहुत पतला होता है और लंबा भी हो सकता है ना। जैसे होता है साइटिक नर्व का 1 मीटर, साइटिक नर्व 1 मीटर से लंबी भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर तंत्रिका, उसका सिरा, है ना। तो एक्सॉन टर्मिनल की विस्तृत संरचना में क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल कई सूक्ष्म भाग होते हैं जो संचार प्रक्रिया में संभव बनाते हैं। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या होते हैं? कई सूक्ष्म भाग होते हैं। क्या होते हैं? कई सूक्ष्म भाग होते हैं जो संचार प्रक्रिया को संभव बनाते। पहला होता है सिनेप्टिक्स नॉब होती है। क्या होती है? सिनेप्टिक्स नॉब होती है। एक्सॉन अंतिम छोर पर स्थित छोटे बल्ब या उभार को सिनेप्टिक्स नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक्स में क्या होता है? एक्सॉन के अंतिम छोर पर, किसमें? एक्सॉन टर्मिनल के अंतिम वाले छोर पर स्थित छोटे बल्ब के जैसे है हमारे पास ये वाला बल्ब, है ना, दिख रहा है ना बच्चों?
ये कैसे होता है? एक्सॉन के अंतिम छोर पर स्थित छोटे बल्ब के उभार जैसे सिलेक्टिव नॉब कहते हैं। डायग्राम लगाना एक बार, इसमें नहीं है, ऊपर का आगे वाले में, ये वाला है, ये वाला दिख रहा है ना, ये छोटे बल्ब के आकार की भाग होते हैं, ये इस तरह के। हाँ, तो ये छोटे आकार के बल्ब जैसे भाग होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? सिनेप्टिक्स। हाँ, इसे सिनेप्टिक नाभ, ये एक्सॉन के अंतिम छोर पर स्थित छोटे बल्ब के जैसे उभार को सिनेप्टिक नाभ कहते हैं। फिर होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स, है ना, सिनेप्टिक्स वेसिकल्स होती हैं, ये टर्मिनल के अंदर छोटी थैलियां होती है, उसी के अंदर टर्मिनल के अंदर जो है ना गोले, उसके अंदर एक्सॉन के छोटे पर जो बल्ब के अंदर की बात हो रही है ना, उसी की सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये टर्मिनल के अंदर छोटी थैलियां होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिक, हाँ एसिटोइल कोलिक जैसे नाम, ये क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल होता है, एसिटाइल कोलिक, कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन, ये भरा होता है बच्चों इसमें सिनेप्टिक वेसिकल में भरा होता है। सिनेप्टिक्स वेसिकल ये टर्मिनल के अंदर छोटी थैलियां होती हैं, क्या होती है? प्रकार की छोटी थैलियां होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे एसिटाइल कोलिन नामक द्रव्य होता है, यह प्रकार का केमिकल होता है, वही उसमें भरा होता है जो कम्युनिकेशन को फास्ट करता है ना, सिग्नल को बढ़ाता है। फिर प्री सिनेप्टिक्स झिल्ली होती है, प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन होती है, या एक्सॉन टर्मिनल का वह बाहरी परत होती है जो अगले न्यूरॉन्स को सूचना साझा करने के लिए तैयार होती है। क्या होती है? एक्सॉन टर्मिनल की वह परत होती है जो अगले न्यूरॉन्स को सूचना साझा करने के लिए तैयार होती है। एक मिनट डायग्राम है इसमें, आगे करना और आगे। एक्सॉन टर्मिनल हो गया, कहीं था, कहीं मैंने लगाया था। ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, क्या होता है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। वेसिकल कोटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, वेसिकल कोटिंग न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। एक मिनट पीछे करना, सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना, ये भरते वेसिकल्स यही होते हैं बच्चों, सिनेप्टिक वेसिकल। इसमें क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, जिसे एसिटाइलिक कोलिन होता है। इसमें क्या भरा होता है? एसिटाइलिक कोलिन होता है, एसिटाइलिक कोलिन होता है। ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होती है, यही होता है इसमें, है ना। यह एक द्रव की तरह भरा होता, मतलब ये एक प्रकार का केमिकल होता है। क्लियर? पीछे करना। फिर प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन या एक्सॉन टर्मिनल की वह बाहरी परत होती है जिसमें न्यूरॉन सूचना साझा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये वाली परत होती है बच्चों, ये वाली। आगे एक आध और डायग्राम है, पीछे का आगे करना। बस 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 बस, ये वाली परत हो गया ये। सिनेप्टिक्स होते हैं, यहाँ वाली बाहरी वाली झिल्ली होती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन, ये बाहरी वाली झिल्ली होती है, ठीक है ना। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। अगले अगला इसको हम पढ़ ही लेते हैं। यह काम कैसे करता है बच्चों, है ना, एक्सॉन टर्मिनल काम कैसे करता है? जब कोई विद्युत आवेग एक्सॉन के माध्यम से टर्मिनल तक पहुंचता है, जब कोई विद्युत आवेग एक्सॉन के माध्यम से टर्मिनल तक पहुंचता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। पहला होता है, अब देखना केमिकल के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होता है ना। पहला होता है
कैल्शियम आयनों का प्रवेश होता है। पहला क्या होता है? केमिकल आयनों का प्रवेश होता है। कहाँ पर? टर्मिनल पे। केमिकल आयनों का प्रवेश विद्युत आवेश के कारण वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत आवेश के कारण विद्युत आवेश के कारण वोल्टेज गेटेड कैल्शियम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना Ca++, ये आयन्स होते हैं निगेटिव। इस पे क्या होता है? धन आयन होता है। कैल्शियम पे क्या होता है? धन आयन होता है। ये विद्युत के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। जब आप सेल एंड बैटरी पढ़ेंगे वहां पे NaCl है ना, जब दो भागों में Na++Cl माइनस में टूटता है। H2SO4, ये प्रकार क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। H2SO4 को जब पानी से क्रिया करता है तो वो बनता है, या उसको जब आयनों में टूटता है, H2SO4 जब आयनों में टूटता है, H2++ और SO4 में टूटता है। ठीक है ना। NaCl, Na++ और Cl-, ये होता है विद्युत आवेश की बात हो रही है। ठीक है ना, समझ गए ना। इसमें होता है कैल्शियम आयनों का प्रवेश होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम आयनों का प्रवेश होता है। विद्युत आवेश के कारण वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल में जाते हैं, जिससे Ca++ आयन टर्मिनल के अंदर प्रवेश करते हैं। कैल्शियम के दो धनायन टर्मिनल के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। कैल्शियम के दो धनायन कैल्शियम उसमें चैनल के अंदर क्या करते हैं? या टर्मिनल के अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरी होती है वेसिकल फ्यूजन। कैल्शियम की सांद्रता बढ़ाने के लिए सिनेप्टिक वेसिकल टर्मिनल की झिल्ली जब जाकर चिपक जाती है। कैल्शियम का जो होता है सांद्रता गाढ़ा बढ़ाना, कैल्शियम की गाढ़ा सांद्रता मतलब गाढ़ा है ना। कैल्शियम को गाढ़ा करने के लिए, कैल्शियम की सांद्रता बढ़ाने के लिए सिनेप्टिक वेसिकल टर्मिनल की झिल्ली से जाकर चिपक जाते हैं। जो उसके पास जो झिल्ली होती है ना, कौन सी? सिनेप्टिकल वेसिकल टर्मिनल की जो झिल्ली होती है वहीं पे जाके कैल्शियम चिपक जाते हैं, जिससे उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। दूसरी होती है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। वेसिकल फट जाते हैं। वेसिकल क्या फट जाते हैं? फट जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। फिर रिसेप्टर बंधन, ये रासायनिक अगली कोशिका जैसे डेंड्राइट या मांसपेशी के रिसेप्टर में जुड़ जाते हैं, जिससे संकेत आगे बढ़ जाता है। ये वाली प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर? इसी प्रकार से ये वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना। यह समझ में आ गया ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मायन ज्ञान क्या होती है ना। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, नोट्स बनाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको जो भी बच्चे हैं अभी क्लास नहीं आ पा रहे हैं, है ना बच्चों, वो सब आपके नोट्स बनाते रहें, चैनल को अपनी मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, है ना। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।